नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून की चक्राता से बड़ी खबर आ रही है, जहां के कोटी कनासर में द केरला स्टोरी जैसा मामला सामने आया है। यहां 15 साल की नाबालिग लड़की को फंसाकर 2 मुस्लिम युवक ले आए और युवकों ने पहचान बदलकर नाबालिग लड़की को भगा कर लाए थे और दोनों आरोपी सहारनपुर ढकरानी के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पोटा साहिब में नाई का काम करते थे दोनों आरोपी। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है नाबालिग लड़की। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, हाल ही में फिल्म रिलीज हुई थी द केरला स्टोरी, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन अब ठीक वैसा ही मामला सामने आया है जैसे कि द केरला स्टोरी में दिखाया गया था। एक लड़की को जिसका नाम बदलकर दूसरी जगह लेकर आए और 2 मुस्लिम युवक बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर अब मामला दर्ज किया गया है। और साथ ही जो लड़की है वो 15 साल की नाबालिग बताई जा रही है। लड़की को फंसाकर 2 मुस्लिम युवक लेकर आए और युवकों ने पहचान बदलकर नाबालिग लड़की को भगाकर ये दोनों लाए थे, यानी कि लड़की की पहचान भी बदली गई और दोनों आरोपी सहारनपुर ढकरानी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पोंटा साहिब पे नाई का काम करते थे दोनों आरोपी। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली नाबालिग लड़की को ये दोनों बहला फुसला कर भगा के लाए थे, जिसकी पहचान भी बदली गई थी। लड़के 20-22 साल की उम्र के और एक नाबालिग लड़की 15-16 साल की उम्र की चक्राता में साथ में घूम रहे थे और वो होटल में कोई कमरा लेना चाह रहे थे। तो गांव वालों को शक हुआ उनके अगेंस्ट, तो उन्होंने हमें कह दी थी। तो हमारे पटवारी उधर मौके पे गए, उन्होंने मौके पे उनसे पूछताछ की और उस पर पूछताछ के बाद पता चला कि वो लड़की नाबालिग है और 2 लड़कों के साथ आई हुई है और हिमाचल से आई हुई है वो पोंटा साहिब से। तो उसके बाद जब हमें शक हुआ कि शायद से कोई ऐसा केस हो सकता है, तो हमें पूछताछ के लिए, क्योंकि नाबालिग लड़की का मामला था, तो हम नीचे लेके आए उन्हें कालसे में। वहाँ पे फर्दर पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद आगे अग्रिम कार्रवाई के रूप में लड़कों के खिलाफ FIR की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में दीपांकर भट्ट सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपांकर का रुख कर लेते हैं। दीपांकर, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है आपके पास में? पूरा मामला पहले विस्तार से बताइएगा, उसके बाद आपके साथ में बीजेपी के विधायक भी हैं, तो उनसे भी रिएक्शन लीजिएगा पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, ये पूरा मामला 30 तारीख मई की रात का है, जब कोटी कनासर जो एक टूरिस्ट प्लेस है चक्राता क्षेत्र में, वहां पर 2 युवक पहुंचते हैं एक लड़की को लेकर। दोनों पोंटा साहिब में नाई का काम करते हैं, दोनों मुस्लिम हैं, एक सहारनपुर से एक ढकरानी से है। रात को अपनी कार से वहां पहुंचे तो होम स्टे में रुकने की उन्होंने कोशिश की लड़की के साथ, लेकिन जब होम स्टे में लोकल लड़कों ने इनका आई कार्ड मांगा तो पता चला कि दोनों मुस्लिम है। बाद में पता चला लड़की कौन है, तो लड़की पता चला हिंदू है। फिर वहां पर यह मसला, जो लोकल विधायक हैं विकासनगर से और चक्राता क्षेत्र से मुन्ना सिंह चौहान, उनको उन्होंने संपर्क किया तो रात 2:30 बजे ये गिरफ्तारी हुई है। मेरे साथ इसमें मुन्ना सिंह चौहान मौजूद है, वो बताएंगे कि ये पूरा मसला है क्या और क्या, क्यों पुरोला जैसी घटना और लगातार क्या केरला स्टोरी जैसी स्थितियां हर जगह है। सर, क्या ये घटना घटी और कब आपको इन्फॉर्म किया गया? नहीं, ये देखिए, यदि आप टोटल पे नजर मारेंगे तो मॉडस ऑपरेंडी एक जैसी है। ये लोग अपना नाम बदल करके, अपना धर्म छिपा करके, हिंदू नाम रख करके लड़कियों को ट्रैप करते हैं और जब वो ट्रैप में फंस जाती है फिर उनका कुछ अश्लील पिक्चर्स वगैरह बना करके फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर वो बाकायदा, जैसे वो केरल स्टोरी में दिखाया गया उसी पर उनको मजबूर करते हैं। उनको फिर डराते धमकाते हैं परिवार के खिलाफ विद्रोह करें। तो ये तमाम सारे लगभग ये 7वीं गिरफ्तारी है। 7 लोग जेल जा चुके हैं इस पूरा जो क्षेत्र में है। काफी समय से मैंने पुलिस को कहा था, प्रशासन से कहा था कि भाई इस पर सख्ती से निगरानी करें, और एक 8वां फरार है। और बाकायदा ये रात को जब मालूम पड़ा तो लड़की को भी वहीं जाके मालूम पड़ा कि ये तो जो घुमाने फिराने के बहाने लाए थे और जो उसको होटल के उसमें, उनका तो नाम ये नहीं है। सबकी को बाद में पता लगा कि मुस्लिम, बाद में मालूम पड़ा कि ये तो मुसलमान है। उनको तो अपना जो है राजू बबलू फलाना बता करके अपनों को लेकर के गए। तो आप इंटेंशन समझ करते, इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि अंडर कवर एक एजेंडे को पुश किया जा रहा है, परसू किया जा रहा है डिसेप्शन से। और बाकायदा मैं तो इससे 2-3 चीजें आगे और जोड़ करके कह रहा हूं। ऐसे कैसे सामने आए हैं 25, 30, 40 हजार रुपए की मकान दुकान किराए पे लेकर के रह रहे, जो वो काम कर रहे हैं उसमें आमदनी 5-7 हजार की नहीं है। तो आखिरकार ये पैसे आ कहां से रहे? इसका मतलब अंडर कवर कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। और इन पर्वतीय क्षेत्रों की और ये जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज है, यहां का एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल को बदलने की भी एक सिस्टमेटिक
प्रयास हो रहा है, मैं कह रहा हूं। अवंती भाई, दोनों को गिरफ्तार किया गया, दोनों आरोपियों को। पुलिस में आगे क्या कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दीपांकर, जरा इनसे पूछिएगा, इन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब तो कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड की बात कर ली जाए, यूपी की बात कर ली जाए, कई सारे ऐसे मामले आए हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, उनसे पूछताछ भी हुई है। तो कौन है इसके पीछे? क्योंकि सवाल जो उठा रहे हैं ये बिल्कुल जायज सवाल है कि इतना पैसा कहां से आया जो कि खर्च किया जा रहा था। क्या कोई इंटरनेशनल कनेक्शन भी देख रहे हैं ये? अब बिल्कुल, पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ये दे दूं कि जो सहसपुर का इलाका है, पछवा दूंगा जिस इलाका कहा जाता है, कोटी कनासर, उत्तरकाशी की जो बेल्ट है वो भी इसी क्षेत्र से लगती है, हिमाचल का बॉर्डर यहां से लगता है। और पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखें तो 2 बड़े केस यहां से आए। इसके साथ साथ मुन्ना सिंह चौहान जो लोकल विधायक, उनका कहना है सहसपुर में एक ठीक अच्छी खासी आबादी मुस्लिम तबके की है और वहीं से 7 गिरफ्तारियां इसी तरीके से हुई है, कहीं पॉक्सो में, कहीं कहीं। और नाबालिगों को बहकाने की कोशिशें हुई है। लड़कियों को बहुत बाद में पता लगता है कि लड़का दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है। तो क्या सर आपको लगता है कि कोई कहीं से फंडिंग हो रही है, कोई इसको इरादतन अंजाम दे रहा है? पूरी नहीं, वो तो जाहिर है भाई। जिससे कोटी कनासर की घटना की आप बात करें, वो भी नाबालिग लड़की है। जिन विकासनगर क्षेत्र में 3-4 केसेज में गिरफ्तारियां की गई है, उसमें भी 2 लड़कियां नाबालिग है, 3 लड़कियां नाबालिग है। पुरोला में नाबालिग लड़की है। तो मैं आपको बता रहा हूं। और कल एक नया केस आया है, अभी उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल मेरे पास गांव के लोग लेकर के आए, एक मुसलमान लड़के ने एक महिला को अपना ट्रैप में फंसाने का काम किया, उसके साथ थोड़ा सा अश्लील पिक्चर्स वगैरह बनाई और भाग गया। अब वहां से करगिल से जाकर के उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो कल ही मैंने सहसपुर के थानाध्यक्ष को इस बात के लिए कहा है कि इसके बारे में भी कदम उठाएं और उसके गिरफ्तारी का और उसको कानून के दायरे में लाने का प्रयास करें। तो ये तो स्पष्ट है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, अच्छी खासी मुसलमान तादाद इन तमाम सारे इलाकों में जो मर्यादाओं का, समाज की मर्यादाओं का पालन करते हैं, बहुसंख्यक हिंदू समाज की मर्यादाओं का, समाज की मर्यादाओं का, उनकी भावनाओं का ख्याल करते हैं। मेरे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छे खासे मुसलमान कार्यकर्ता है। कोई मुसलमानों के खिलाफ अभियान जैसा विषय नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार का एलिमेंट है, जो रेडिकलाइजेशन के काम में लगा हुआ है, जो अंडर कवर एक एजेंडे को पुश कर रहा है, पुलिस का फेलियर, पुलिस को चेंज करने का काम कर रहा है, पुलिस का फेलियर को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से पहले शुरुआती दौर में, जैसा मैंने कहा कि शुरुआती उसमें ऐसा लगता है कि पुलिस भी इसको बहुत हल्के में लिया करती थी। लेकिन मैंने जब ये तमाम सारी चीजें डेवलप की और जानकारी हासिल की, तो मैंने प्रशासन को और पुलिस को बहुत सख्त रुख इसके बारे में अख्तियार किया और उसके नतीजे सामने। सिर्फ कोटी कनासर, तो बीजेपी विधायक काफी ज्यादा गंभीर इस पर देखे जा रहे हैं और साथ ही कड़ी कार्रवाई की बात भी वो यहां पर कह रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है वो उन लोगों के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल जो कि लगातार द केरला स्टोरी का विरोध कर रहे थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका। और देहरादून से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां सिंचाई विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर ईसम सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच में ईसम सिंह की बीटेक की डिग्री फर्जी पाई गई थी। ईसम सिंह डिग्री के संबंध में कोई सबूत भी नहीं दे पाए। लोक सेवा आयोग ने सेवा खत्म करने की मंजूरी दे दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंचाई विभाग में असिस्टेंट के पद पर थे और डिग्री फर्जी पाई गई, जिसके बाद में कोई सबूत भी पेश नहीं कर पाए, जिसके चलते अब लोक सेवा आयोग ने सेवा खत्म करने की मंजूरी दे दी है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट के पास में फिर से भूस्खलन सक्रिय हो गया है। कल लैंडस्लाइड के 15 घंटे बाद मार्ग खुला है, जिसके बाद से दोबारा यात्रा शुरू की गई। लेकिन बारिश के चलते कई जगह पर कुछ डेंजर जोन भी सक्रिय है। बुधवार दोपहर से ही पहाड़ी में रुक रुक कर पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि आपदा कंट्रोल रूम में जानकारी मांगने पर वहां कर्मचारी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भी नजर आए। केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन पर 15 जून तक रोक लगा दी गई है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। धाम में उमड़ रही भीड़ के चलते यह फैसला लिया गया। अभी तक 6.5 लाख श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं और बुधवार को 14,000 श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। चारों धामों में अभी तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसी के चलते यह फैसला लिया गया और अब जो रोक लगाई गई थी रजिस्ट्रेशन पर, वो और आगे बढ़ा दी गई है।
केदारनाथ धाम में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई भी कमी नहीं देखी जा रही है। लगातार बारिश और ओले गिरने के बीच भी श्रद्धालु केदारनाथ में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कई बार तो भक्तों को सुरक्षित जगहों पर रोका जा रहा है, लेकिन बारिश और ठंड के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हो रहा है। सुबह से ही भक्तों की लंबी लाइनें दर्शनों के लिए देखी जाती हैं और पुलिस जवान भी दर्शन कराने के लिए जुटे हुए हैं। ये तस्वीर केदारनाथ से आपको एक्सक्लूसिव न्यूज 18 दिखा रहा है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज सुबह की ये तस्वीरें, बारिश जारी है, बर्फबारी हो रही है, ओलावृष्टि भी हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनका जोश हाई है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा जून के पहले हफ्ते में भी पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान दिया गया। चारधाम यात्रा पर देश के अलग अलग राज्यों से आए तीर्थयात्री उत्तराखंड के मौसम में कैसे सफर करें, ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे यात्रियों को रजिस्ट्रेशन विभाग के यात्री मित्र लगातार जानकारी भी दे रहे हैं और गर्म प्रदेशों से आने वाले तीर्थयात्रियों को अपने साथ सर्दी से बचाव के लिए कपड़े और दवाई रखने की सलाह भी दी जा रही है और इसकी जानकारी सेंटर्स पर भी दी जा रही है। तो रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर देखिए जानकारी दी जा रही है। जो कि ठंडे राज्यों से आ रहे हैं उनको इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जो गर्म प्रदेशों से यहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, जिसके चलते कुछ लोगों के बीमार होने की भी खबरें सामने आई, जिसके चलते अब सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है और साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि आप गर्म कपड़े साथ में लेकर आए, दवाएं साथ में लेकर आए और सीएम ने भी लोगों से अपील की थी। लगभग जितने भी रजिस्ट्रेशन काउंटर है या जो रास्ते में भी जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट बनाए गए हैं, सभी जगहों पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य की एक टीम बैठी है जो फ्री में जो है तो स्वास्थ्य यात्रियों का स्वास्थ्य चेकअप भी कर रही है और उससे संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। और जैसे ऊपर की जो कंडीशन है ठंडा है तो इसके लिए भी जानकारी दी जा रही है कि अपने गर्म कपड़े रखें, कुछ दवाइयाँ रखें। खराब मौसम, बारिश और बर्फबारी से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। राज्य में कई जिले बारिश और बर्फबारी की चपेट में है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का होना माना जा रहा है और मौसम विभाग ने आगे 3 दिन भी बारिश, आंधी और साथ ही बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। कुछ क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी जैसे जिलों में सबसे ज्यादा असर होगा। बाकी पूरे राज्य में तेज बारिश का सिलसिला 3 जून तक रहने का अलर्ट है और इसके अलावा आंधी और बर्फबारी को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और राज्य में अवैध कब्जों पर धामी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है और मजारों पर हुई कार्रवाई के बाद अब आज से सेकंड फेज की शुरुआत होने जा रही है। नदी किनारों के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वन विभाग ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के पहले फेज में वन भूमि को धार्मिक अतिक्रमण से मुक्त करने का अभियान शुरू किया था। अब सेकंड फेज में बारी नदी किनारे हुए अंधाधुंध अतिक्रमण की है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 23 नदियों को चिन्हित किया गया है, जिन पर गुरुवार से एक्शन शुरू हो जाएगा। ये नदियां हैं गौला, शारदा, नंदोर, दाबका, कोसी, गंगा, देहरादून में रिस्पना, माल देवता, सहस्त्रधारा, सहसपुर में पौंधी नदी, आसन, टोंस, यमुना, शीतला, कोटद्वार की सुखरो, खो नदी और जाखन नदी शामिल हैं। तो सेकंड स्टेज में हम उन अतिक्रमणों पे फोकस कर रहे हैं जो बड़े चंक्स पे हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा भूमि प्रभावित हो रही है और जहाँ पे अतिक्रमण खाली कराना कंपैरेटिवली आसान होगा। मुख्य रूप से जो नदी के किनारे होते हैं उसमें बहुत सारे बाहरी लोग कब्जा कर बैठे हुए हैं। कोई अस्थायी है, कोई स्थायी है, कोई दुकान, मकान और व्यावसायिक गतिविधियां अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं, तो उनको चिन्हित करने कार्य किया गया है। यहाँ पे सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो 1 तारीख से जो है हमारा जो ये ऑपरेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। वन भूमि से 450 मज़ारों को ध्वस्त किया गया।
इससे विभाग करीब 2000 हेक्टेयर लैंड को अतिक्रमण मुक्त करने में सफल रहा। हालांकि अभी कोर्ट केस के चलते कई धार्मिक अतिक्रमण अपनी जगह पर बने हुए हैं। अभियान की हर रोज मॉनिटरिंग होगी। अभियान का तीसरा फेज भी चलेगा, जिसमें बड़े बड़े पक्के निर्माण और कई बस्तियां भी बुलडोजर की जद में होंगी। फिलहाल सेकंड फेज में अस्थायी और हाल ही में किए गए अतिक्रमण को हटाने का टारगेट है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट बेहद हाई प्रोफाइल है, लेकिन इस सीट की खासियत यह है कि यह कांग्रेस और बीजेपी के लिए हमेशा नाक का सवाल रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में राज्य मंत्री बने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में अच्छे खासे सक्रिय हैं। पीएम मोदी के निर्देश के बाद बीजेपी के सभी सांसद इस समय अपनी ग्राउंड रिपोर्ट मजबूत करने में जुटे हैं। खुद अजय भट्ट भी इस बात को जानते हैं कि उनके सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि नैनीताल अपने आप में बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। जहां के सांसद बनने का गौरव पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को प्राप्त हुआ, केसी पंत जी को प्राप्त हुआ, इला पंत जी बनी है, एक लंबी फेरिस्त है। हमारे माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी बने हैं, तो उससे मुझे भी सांसद बनने का अवसर दिया है मेरी पार्टी ने। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। हालांकि अजय भट्ट की 2019 की जीत बेहद ऐतिहासिक रही है। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत को बड़े अंतर से मात दी, लेकिन चिंता की वजह 2022 के विधानसभा चुनाव है, जहां पार्टी को खटीमा, नानकमता, बाजपुर, किच्छा और जसपुर के चुनावी नतीजे हैं, जहां पार्टी ने हार का सामना किया था। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।